आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। मौलानाओं की मौजूदगी में हमारी मौजूदगी है दूर कर रहे हैं ज्यादातर जो हैदराबाद। नमस्कार, एबीपी न्यूज पर आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ चित्रा त्रिपाठी। आप देखना शुरू कर चुके हैं जनहित। जनहित मतलब जनता के लिए, जनता का, जनता से जुड़ा हुआ टीवी शो। तो आइए शुरू करते हैं आज का जनहित। सबसे पहले आपको दिखाते हैं खबरों के मेन्यू में आज क्या क्या खास है। पहली खबर संविधान की, जिस पर आज लोकसभा में चर्चा शुरू हुई और एक ट्विस्ट भी आ गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि इस संविधान में सावरकर की भी भावना है। यह सुनते ही कांग्रेस तिलमिला गई। राजनाथ ने संविधान के पॉकेट एडिशन को किसकी पॉकेट से कैसे जोड़ा, वो भी आपको बताने वाले हैं। इसके बाद संसद में प्रियंका गांधी का पहला भाषण सुनाएंगे। कांग्रेस के मन का यह भाव है कि प्रियंका ने संविधान पर 32 मिनट में सरकार को धोकर रख दिया। प्रियंका तैयारी के साथ पहुंची थी। अब सवाल यह है कि कल राहुल गांधी क्या नया बोलेंगे। अगर प्रियंका से वो कमजोर पड़े तो इसका देश में, कांग्रेस में क्या मैसेज जाएगा। ठीक एक महीने के बाद प्रयागराज में कुंभ मेले की शुरुआत होगी। 13 जनवरी को पहला शाही स्नान है। शाही स्नान से ठीक एक महीने पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्रयागराज के दौरे पर गए थे। पीएम ने विकास योजनाओं की सौगात तो दी ही, आस्था और भक्ति के संगम में खुद को सराबोर कर लिया। हनुमान भक्त मोदी की कहानी बताएंगे। कल मंत्रिमंडल विस्तार से पहले महाराष्ट्र में अब नई सियासी चर्चा ने जोर पकड़ लिया है। चर्चा इस बात की होने लगी है, क्या शरद पवार के सांसद उनसे दूर होने वाले हैं। यह आशंका किसी और ने नहीं, शरद पवार के सियासी सहयोगी संजय राउत ने जताई है। साथी को भय कि चाचा की पार्टी में टूट तय। डिटेल रिपोर्ट बस रखेंगे थोड़ी देर में। और आज की सबसे वायरल खबर आप कैसे भूल सकते हैं। सुबह सुबह हैदराबाद की पुलिस ने पुष्पा राज यानी अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार कर लिया। मामला भगदड़ से जुड़ा हुआ है। पुलिस सीधे बेडरूम से पुष्पा को पकड़ कर ले गई। अब इस गिरफ्तारी पर सियासत हो रही है। कोर्ट से जमानत तो मिली है, लेकिन लग रहा है कि आज की रात उनकी जेल में ही गुजरने वाली है। और भी तमाम खबरें होंगी जो एक एक करके आपके सामने रखते जाएंगे। लेकिन आज के जनहित की शुरुआत हम 140 करोड़ देशवासियों को बधाई के साथ करेंगे। बधाई इसलिए क्योंकि बड़े दिनों के बाद लोकसभा इतने घंटे नॉनस्टॉप चली है। संविधान के नाम पर अब तक हंगामा हो रहा था, लेकिन आज से लोकसभा में संविधान पर चर्चा शुरू हो गई। मोटे तौर पर पहले दिन चर्चा ये रही कि कौन संविधान को बचा रहा है, कौन मिटा रहा है, कौन उसे पूज रहा है, कौन कुचल रहा है। मतलब संविधान कितना सेफ है कि सियासत आज कैसे परवान चढ़ी है। यह रिपोर्ट देखिए। लोकसभा में संविधान पर चर्चा की शुरुआत रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने की। मुझे खुशी है कि हमारी सरकार संविधान की मूल भावना को केंद्र में रखकर जनहित के मार्ग पर तेजी से आगे बढ़ रही है। लेकिन जैसे ही राजनाथ सिंह ने संविधान में सावरकर की भी एक सोच बताई, कांग्रेस के सांसद ये बात हजम नहीं कर पाए। हमें याद रखना चाहिए कि पंडित मदन मोहन मालवीय, लाला लाजपत राय, सरदार भगत सिंह, वीर सावरकर और ऐसे कई महापुरुषों के विचारों ने हमारे संविधान की भावना को मजबूत और समृद्ध किया है। अध्यक्ष महोदय, शोर थमा तो लगा अब राजनाथ सिंह इमरजेंसी पर बोलेंगे, लेकिन इस पर बहुत कम बोले। रक्षा मंत्री का स्टेटमेंट ऑफ द डे कांग्रेस के बार बार संविधान की पॉकेट कॉपी लहराने पर था। विपक्ष के कई नेता संविधान की प्रति अपनी जेब में रखकर घूमते हैं। असल में उन्होंने बचपन से ही यही सीखा है। उन्होंने पीढ़ियों से अपने परिवार में संविधान को जेब में ही रखे थे। रक्षा मंत्री के बाद विपक्ष से पहली वक्ता प्रियंका गांधी वाड्रा थी। प्रियंका ने कहा, वो तो देश ने अकेले बहुमत नहीं दिया, वरना बीजेपी का पहला काम सत्ता में आते ही संविधान बदलने वाला होता। लैटरल एंट्री और निजीकरण के जरिए ये सरकार आरक्षण को कमजोर करने का काम कर रही है। आज जनता की मांग है कि जाति जनगणना हो। सत्ता पक्ष के मेरे साथी ने इसका जिक्र किया। ये जिक्र भी आज इसलिए हो रहा है क्योंकि चुनाव में ये नतीजे आए। प्रियंका गांधी के बाद अखिलेश यादव बोले। अखिलेश का ज्यादा फोकस यूपी पर दिखा। उन्होंने संभल हिंसा पर बात की, जाति जनगणना और पीडीए को संविधान की भावना से जोड़ा। हमारे जैसे लोग और देश के कमजोर लोगों के लिए
और खासकर पीडीए के लिए संविधान की रक्षा जन्म मरण का विषय है। अखिलेश यादव के बाद भी विपक्ष के और नेता बोले। अधिकतर आरोप वही कॉमन थे कि संवैधानिक संस्थाएं बीजेपी के कब्जे में हैं और ईडी सीबीआई के इस्तेमाल ने संविधान पर खतरा पैदा कर दिया है। संविधान पर चर्चा में कल नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी बोलेंगे। आखिर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जवाब होगा और राज्यसभा में संविधान पर चर्चा 16-17 दिसंबर को होगी। प्रियंका गांधी ने आज संसद में अपना पहला भाषण दिया। उनके भाषण पर भाई राहुल गांधी ने उनकी पीठ थपथपाई। प्रियंका ने नेहरू की विरासत से स्पीच देना शुरू किया और सरकार पर हमले तक आई। आपको याद होगा 28 नवंबर को प्रियंका गांधी वाड्रा की संसद में शपथ के दिन जनहित में खबर दिखाने के साथ हमने सवाल किया था कि अब विपक्ष की बेंच से लोग राहुल गांधी को सुनना ज्यादा पसंद करेंगे या फिर प्रियंका गांधी को। संसद में संविधान पर चर्चा की विपक्ष की ओर से ओपनिंग प्रियंका गांधी ने की। प्रियंका का पहला भाषण 32 मिनट का था। खुद राहुल बोले कि प्रियंका उनसे भी अच्छा बोली। Wonderful speech. Better than my maiden speech. Let's put it like that. प्रियंका का पहला संसदीय भाषण धारा प्रवाह था। कांग्रेस के एजेंडे से भी बंधा हुआ था। उन्होंने संविधान पर अपनी हर बात सरकार पर परंपरागत आरोप लगाते हुए कही कि हमारा संविधान एक सुरक्षा कवच है। सत्ता पक्ष के मेरे साथियों ने ये सुरक्षा कवच तोड़ने का पूरा प्रयास किया है। अदानी और संविधान कांग्रेस के लिए दो अलग अलग मुद्दे रहे हैं। आज प्रियंका ने भाषण में इन्हें भी जोड़ दिया। देश देख रहा है कि एक व्यक्ति को बचाने के लिए 142 करोड़ देश की जनता को नकारा जा रहा है। आम लोगों के बीच ये धारणा बनती चली जा रही है कि सरकार सिर्फ अडानी जी के मुनाफे के लिए चल रही है। अदानी के बाद प्रियंका ईवीएम पर आई। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। प्रियंका ने उसकी व्यवस्था नकार दी। ऐसा हुआ वैसा हुआ 1975 में जो हुआ, तो सीख लीजिए ना, आप भी सीख लीजिए। आप भी अपनी गलतियों के लिए माफी मांग लीजिए। आप भी बैलेट पे चुनाव कर लीजिए। मेरा आग्रह है कि अपन संविधान में सकारात्मक बोले। लेकिन प्रियंका ने अपनी बात जारी रखी। देश को फिर डरा हुआ बताया और कहा कि अब तो डराने वाले भी डरे हुए हैं। कि ऐसा डर का माहौल देश में अंग्रेजों के राज में था। गांधी की विचारधारा वाले लोग आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे और उस तरफ वाली विचारधारा वाले लोग भय में रहकर अंग्रेजों के साथ साठ-गांठ कर रहे थे। भय फैलाने वाले हमेशा भय का खुद शिकार बन जाते हैं। प्रियंका गांधी के भाषण का एक हिस्सा नेहरू और इंदिरा के नाम था, जिनके आगे उन्होंने मोदी राज को बहुत पीछे बताया। नेहरू जी ने क्या किया? अरे वर्तमान की बात करिए, देश को बताइए आप क्या कर रहे हैं, आपकी जिम्मेदारी क्या है? कि सारी जिम्मेदारी जवाहरलाल नेहरू की है। और संविधान के नाम पर चर्चा में प्रियंका गांधी ने 4 बार पर्सनल अटैक भी किए। चारों में निशाना प्रधानमंत्री मोदी थे। राजा भेष बदलकर बाजार में आलोचना सुनने जाता था। ये सुनने जाता था कि प्रजा मेरे बारे में क्या कह रही है, मैं सही रास्ते पे चल रहा हूं कि नहीं। लेकिन आज का राजा, भेष तो बदलते हैं आज के राजा, लेकिन न जनता के बीच जाने की हिम्मत है और न आलोचना सुनने की। पूरे विपक्ष ने जोरदार आवाज उठाई कि ये जाति जनगणना होनी चाहिए, तो इनका जवाब देखिए। इनका जवाब भैंस भाग भैंस चुरा लेंगे, मंगलसूत्र चुरा लेंगे। प्रधानमंत्री जी यहाँ सदन में संविधान की किताब को यूं माथे से लगाते हैं, लेकिन संभल में, हाथरस में, मणिपुर में जब न्याय की गुहार आती है, उठती है, तो उनके माथे पे शिकन तक नहीं आता। भय की भी सीमा होती है और जब वो सीमा पार हो जाती है तब उसमें एक ऐसी शक्ति पैदा होती है जिसके सामने कोई कायर खड़ा नहीं हो सकता। ये देश कायरों के हाथों में ज्यादा देर तक कभी नहीं रहा है।
हालांकि कल प्रधानमंत्री से पहले जब राहुल गांधी बोलेंगे तो तय माने कि भाई बहन में फिर से तुलना होगी, लेकिन देखना ये होगा कि राहुल गांधी कल सरकार को किस तरह से घेरते हैं। लोकसभा में संविधान पर चर्चा हुई। बदले में हंगामे की सारी कसर आज राज्यसभा में पूरी हो गई। सभापति जगदीप धनखड़ पर विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव के जवाब में आज सत्ता पक्ष विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव ले आया। इसके बाद तो अनलिमिटेड हंगामा। सभापति जगदीप धनखड़ और नेता प्रतिपक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे की बहस तो बहुत आगे निकल गई। 82 साल की उम्र में इस प्रकार की चाटुकारिता, अरे ये क्या है? मैंने इज्जत देने में कोई कमी नहीं रखी है। ये लोग देश विरोधी हैं। ये कभी भी किसी को नहीं चाहते कि कोई ऊपर पहुंचे। बिना कोई कामकाज हुए राज्यसभा एक बार फिर स्थगित हो गई। राज्यसभा की कार्यवाही शुरू होते ही सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच रिस्पेक्ट को लेकर शुरू हुआ हंगामा देखते ही देखते सभापति और नेता प्रतिपक्ष के बीच तू मैं में बदल गया। Who is not respecting me? How can I respect you? You are insulting me. The house is They are not insulting me. संसद के उच्च सदन में टकराव की वजह बना सभापति के खिलाफ विपक्ष की ओर से लाया गया अविश्वास प्रस्ताव। इसके खिलाफ सत्ता पक्ष की ओर से राधा मोहन दास अग्रवाल ने विशेषाधिकार हनन का प्रस्ताव लाकर विपक्ष के व्यवहार को मुद्दा बना दिया। आपको लिखित नोटिस देनी होती है, 14 दिन का समय देना होता है। 14 दिन के समय के बाद उस बिंदु पर विचार हो सकता है। पूरे देश के अखबार इन सूचनाओं से भरे हुए हैं, अभद्र भाषा से भरे हुए हैं, अराजक शब्दों। इसके बाद बीजेपी सांसद ने सभापति जैसे संवैधानिक पद का अपमान करने का आरोप लगाया और मल्लिकार्जुन खड़गे को खरी खोटी सुना दी। आपने मल्लिकार्जुन खड़गे जी को कोई सलाह दी? 82 साल की उम्र है, इन्होंने क्या कहा? मैं आपकी बात क्यों सुनूं? मुझे सोनिया जी ने अध्यक्ष बनाया है, मैं इनकी बात सुनूंगा। हम लोग पराकाष्ठा है 82 साल की उम्र में इस प्रकार की चाटुकारिता खुलेआम पब्लिकली संसद के भीतर। अग्रवाल के इसी बयान ने आग में घी का काम किया, जिससे मल्लिकार्जुन खड़गे और भड़क गए। फिर क्या था, हंगामा शुरू हो गया। बचाने के लिए सत्ता पक्ष की ओर से नीरज शेखर और किरण चौधरी ने कहा कि सभापति के खिलाफ विपक्ष के बयान दरअसल किसान के बेटे का अपमान है। आज इनका नेता आपका वीडियो बनाता है, आपका कोई नकल कर रहा है तो उसका वीडियो बनाता है। ये स्थिति आ गई देश की। 10 प्रश्न पूछ रहे हैं, आपने अविश्वास प्रस्ताव दिया है, उस पर जवाबी कार्रवाई तब बोलिएगा। प्रश्न पूछेंगे आप, इस सदन के सभापति से प्रश्न पूछे जाएंगे। अध्यक्ष जी, ये संविधान बचाने की बात करते हैं, ये खुद ही संविधान विरोधी है, किसान विरोधी है। किसानों के प्रति इनका कोई भी जो है मान नहीं है, नौटंकी करते हैं खाली ये सारे के सारे। इन हमलों के बाद विपक्ष एक बार फिर सभापति के खिलाफ भेदभाव का आरोप लगाकर नारेबाजी करने लगा। आपके तारीफ सुनने के लिए हम नहीं आए साहब, आपकी तारीफ सुनने के लिए नहीं आए। आखिरकार सभापति जगदीप धनखड़ ने खुद ही विपक्ष को जवाब देना शुरू कर दिया। मल्लिकार्जुन खड़गे ने भी जवाब देना शुरू किया, लेकिन बात बनने की जगह और बिगड़ गई। देश के आपको इनकी तारीफ पे चर्चा करने के लिए इनकी तारीफ आपको पसंद है? मैं उनको कहता हूँ, अरे मैं तो किसान मजदूर का बेटा हूँ। आपकी तो नोट मशीन से गिनते थे, मेरा बाप मेहनत करके ला। आपका आचरण निम्नतापूर्वक बता रहा हूँ। आप खुद देखिए, आज आप सोने से पहले चिंतन कीजिए, मंथन कीजिए। बोलने के दौरान स्क्रीन पर न दिखने को लेकर भी खड़गे और विपक्ष के नेताओं ने नाराजगी जाहिर करते हुए आरोप लगाया कि उन्हें बोलने का मौका नहीं दिया जाता। कि आखिरकार हंगामे के चलते राज्यसभा सोमवार तक के लिए फिर से स्थगित कर दी गई। सोमवार को सदन की कार्रवाई जब दोबारा शुरू होगी तो क्या इसी तरह से हंगामे की भेंट चढ़ जाएगी या फिर वास्तव में कोई सार्थक बहस हो पाएगी, इस पर हमारी नजर लगातार बनी रहेगी। आगे बढ़ते हुए लेकर चलते हैं महाराष्ट्र, जहां पर नतीजे आए हुए 20 दिन गुजर गए हैं, लेकिन सियासी ट्विस्ट जारी है।
विधानसभा में चाचा पर 20 साबित हो चुके भतीजे अजित पवार की नजर क्या अब चाचा के सांसदों पर है? ये दावा शरद पवार के सियासी साथी कर रहे हैं। सवाल उठ रहे हैं कि क्या एनसीपी में फिर से टूट होने वाली है या कोई नया गेम सेट किया जा रहा है? महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार गुरुवार को दिल्ली में थे। गृह मंत्री अमित शाह समेत बीजेपी के कई बड़े नेताओं से मुलाकात हुई। कल ही अजित पवार के चाचा शरद पवार से भी जन्मदिन के मौके पर मुलाकात हुई। इन मुलाकातों के बाद महाराष्ट्र की सियासत में 2 खबरें चर्चा में हैं। पहली खबर ये कि चाचा और भतीजा फिर से साथ आ सकते हैं। दूसरी खबर ये है कि क्या चाचा के सांसद भतीजे के साथ जाने वाले हैं। इन दोनों चर्चाओं को हवा महाराष्ट्र के नेता ही दे रहे हैं। उद्धव की शिवसेना के प्रवक्ता संजय राउत का दावा है कि प्रफुल्ल पटेल को मंत्री बनाने के लिए शरद पवार की पार्टी को तोड़ने की कोशिश हो रही है। प्रफुल्ल पटेल जी को अगर कैबिनेट बनना है तो जाकर मोदी जी के चरणों में बैठो। एक फॉर्मूला तय हुआ है कि 6 सांसदों के पीछे एक मंत्री पद। अजित पवार जी के पास एक ही सांसद है तटकरे, तो और 5 सांसद आप तोड़कर लेके आइए। इसलिए प्रफुल्ल साहब की ये सब एक कवायद। संजय राउत जो बातें कह रहे हैं उसकी कानाफूसी कई दिनों से चल रही थी। राउत ने कानाफूसी को अपनी आवाज दी है। महाराष्ट्र में शरद पवार की एनसीपी के 8 सांसद हैं, जबकि अजित पवार की एनसीपी के पास महज 1 सांसद। अभी केंद्र में अजित पवार की पार्टी से कोई मंत्री नहीं है। यही वजह है कि संजय राउत के दावे को सिरे से खारिज नहीं किया जा रहा। शरद पवार की पार्टी के नेता इस पर मुहर भी लगा रहे हैं। मुझे भी लगता है कि संपर्क किया जा रहा है और जरूर किया जा रहा होगा। ऐसा मैं ऑथेंटिकली तो नहीं कह सकती हूँ, लेकिन ये काम हो सकता है क्योंकि अब तक होता आ रहा है। लेकिन प्रफुल्ल पटेल का कहना है कि ये सब बेकार की बातें हैं। सच्चाई क्या है ये तो आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन जो बात शीशे की तरह साफ है वो ये कि विधानसभा चुनाव में अजित पवार की पार्टी ने शरद पवार की पार्टी का सुपड़ा साफ कर दिया। आने वाले 5 साल में महाराष्ट्र में न लोकसभा के चुनाव होने वाले हैं न विधानसभा के चुनाव। ऐसे में शरद पवार के जीते हुए सांसद देश और प्रदेश में विपक्ष के तौर पर नजर आएंगे, जबकि अजित पवार मुंबई से लेकर दिल्ली तक सत्ता का सूख लेंगे। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक शरद पवार के नेताओं का झुकाव ये सत्ता की तरफ है। शिंदे की शिवसेना के नेता तो भविष्यवक्ता बन गए हैं और कहने लग गए हैं कि दोनों चाचा भतीजा फिर से साथ आएंगे। एक आने की संभावना हो सकती है। पॉलिटिक्स में कुछ भी हो सकता है और ये सब सबक अजित दादा ने शरद पवार साहब से लिए। हमारी ना बार्गेनिंग पावर कम होगी ना हमारी पार्टी को उससे कोई नुकसान होगा। हालांकि शरद पवार की राजनीति को करीब से समझने वाले मानते हैं कि इस वक्त शरद पवार खुद सरकार के साथ जाने का जोखिम नहीं ले सकते। ऐसे में ये भी हो सकता है कि सत्ता का सुख लेने के लिए शरद पवार के सांसद अजित पवार के साथ जाने की जगह सीधे केंद्र में अलग गुट बनाकर बीजेपी का साथ दे। वैसे अभी पूरी खबर सिर्फ अटकलों में ही है, लेकिन जहां धुआं होता है वहीं आग भी, और इसलिए सीधे तौर पर किसी भी खबर को खारिज नहीं किया जा सकता। अब आपको प्रयागराज ले चलते हैं, जहां 1 महीने के बाद महाकुंभ का शुभारंभ होने वाला है। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रयागराज में महाकुंभ की तैयारियों का जायजा लिया। त्रिवेणी संगम में पूजा अर्चना की। 45 दिन के महाकुंभ के लिए 7,000 करोड़ की योजनाओं की सौगात दी। ये एकता का ऐसा महायज्ञ होगा जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में होगी। यमुना की लहरों पर क्रूज और क्रूज में सवार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीर्थराज प्रयागराज को कुछ यूं ही निहार रहे थे। वातावरण में नैसर्गिक संगीत था, इसलिए हाथ खुद ब खुद ताल दे रहे थे। मौका था संगम नगरी को विकास के पथ पर अग्रसर करने का, लेकिन इसके साथ उन तैयारियों का भी जायजा लिया जो महाकुंभ के लिए की गई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भारद्वाज आश्रम, श्रृंगेरपुर धाम, अक्षय वट, हनुमान मंदिर कॉरिडोर समेत करीब 7,000 करोड़ की योजनाओं का शिलान्यास और उद्घाटन किया। महाकुंभ से सामाजिक मजबूती तो मिलेगी ही, लोगों का आर्थिक सशक्तिकरण भी होगा। मंच पर प्रधानमंत्री ने साधु संतों से मुलाकात की।
प्रधानमंत्री ने संत समाज का अभिवादन स्वीकार किया। संगम किनारे भव्य पंडाल बना था, यही विधिवत पूजा अर्चना की। कुंभ कलश स्थापित करने के बाद मां गंगा को चुनरी अर्पित की। तीर्थ और आध्यात्म की नगरी में प्रधानमंत्री का अगला पड़ाव अक्षय वट वृक्ष था। शीश नवाकर पीएम मोदी ने जन कल्याण का वरदान मांगा। यहाँ जातियों का भेद खत्म हो जाता है, संप्रदायों का टकराव मिट जाता है, करोड़ों लोग एक थे, एक विचार से जुड़ जाते हैं। संगम तट पर प्रधानमंत्री ने हनुमान मंदिर कॉरिडोर के कामकाज की समीक्षा की, मॉडल को देखा और फिर लेटे हुए हनुमान जी के मंदिर में पूजा अर्चना की, आरती उतारी। 13 जनवरी से शुरू होने वाले महाकुंभ की तैयारियां आखिरी पड़ाव पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कुंभ के स्वच्छता अभियान को संभालने वाले 15,000 लोगों का आभार भी व्यक्त किया। अब आपको पटना लेकर चलते हैं, जहां पर एक थप्पड़ की गूंज तेज है। पेपर लीक के आरोप के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे छात्रों को इंसाफ के बदले थप्पड़ जड़े जा रहे हैं, वो भी डीएम साहब द्वारा। जिन डीएम साहब ने यूपीएससी में एथिक्स की परीक्षा पास की, वो जमीन पर एथिक्स की परीक्षा में फेल साबित हो रहे हैं। नीले रंग की शर्ट के साथ जैकेट पहनकर जो शख्स सरेआम एक युवक को थप्पड़ मार रहा है, वो कोई गली का गुंडा या मवाली नहीं, पटना के डीएम है। नाम इनका चंद्रशेखर है, विवादों से पुराना रिश्ता है और आज उस लिस्ट में इस घटना को भी जगह मिल गई। हुआ कुछ यूं कि दोपहर बाद पटना के कुमुरार इलाके में छात्र प्रोटेस्ट कर रहे थे। आरोप ये था कि उनके कमरे में परीक्षा का पेपर देरी से मिला, कईयों को तो मिला भी नहीं। पेपर 10 मिनट लेट मिला है और बहुतों को तो पेपर मिला ही नहीं। बहुत लोग तो एग्जाम दिए ने, करीब एक रूम का पूरा का नहीं मिला है। परीक्षा जब खत्म हुई तो छात्र इसका विरोध कर रहे थे। प्रदर्शन और नारेबाजी की वजह से रोड पर जाम लग गया। अफसर जब मौके पर पहुंचे तो कलेक्टर ने कानून का हाथ छात्र के गाल पर चस्पा कर दिया। भारी सुरक्षा की तामझाम के बीच में बीपीएससी की परीक्षा हुई। राज्य में करीब 5 लाख छात्र इसमें शामिल हुए हैं, लेकिन पटना में छात्रों ने पेपर लीक का आरोप लगाकर सनसनी मचा दी। तो ये लोग कुछ नहीं करने देंगे, कुछ नहीं करने देंगे ये लोग हम लोग का करियर बर्बाद करेंगे। ऐसी सीटें बेच के हम लोग की इन्होंने मनोबल तोड़ दिया। वैसे बीपीएससी ने पेपर लीक के आरोपों को खारिज किया है। आयोग की परीक्षा एकदम सुचारू रूप से चल रही थी, सब जगह सुचारू रूप से पूर्ण हुई है और क्वेश्चन पेपर वायरल होने का कोई प्रश्न नहीं है। ना सोशल मीडिया पर, ना यूट्यूब चैनलों पर, ना और किसी जगह से इसकी कोई शिकायत मिली है, ना प्रूफ की तो मैं बात ही नहीं कर रहा हूँ। लेकिन देर से प्रश्न पत्र देना और प्रश्न पत्र देकर वापस ले लेना शक को पैदा करता है। वैसे भी बिहार पेपर लीक को लेकर बदनाम राज्य रहा है। लाडली बहना योजना हो या महिला सम्मान योजना, नाम भले ही अलग अलग हों, लेकिन ये स्कीम सत्ता की चाबी साबित होती जा रही है। दिल्ली सरकार ने भी चुनाव से पहले इस योजना की शुरुआत की है। बिहार सरकार भी शुरुआत करने की तैयारी में है। लेकिन जिस मध्य प्रदेश ने इस योजना का श्री गणेश किया था, वहीं से अब इसके खिलाफ आवाज उठनी शुरू हो गई है। महाराष्ट्र में एनडीए ने सत्ता में वापसी की, झारखंड में इंडिया गठबंधन ने सरकार रिपीट की। दोनों ही जगह अलग अलग गठबंधन की जीत हुई, लेकिन जिस राज्य में इस गेम चेंजर स्कीम की शुरुआत हुई, उस मध्य प्रदेश में ये सरकार के लिए मजबूरी बन गई है। हमने ये बात जरूर मानते हैं कि इसका लोड पड़ रहा है, लेकिन लोड पड़ने के साथ साथ सरकार आय के साधन बढ़ाती जाए, अपने पैरों पे अपनी वित्तीय व्यवस्थाओं को खड़ा करने के लिए। जब आप आय बढ़ाओगे तो स्वतः ही इन सारी व्यवस्थाओं को संचालित करने में आप समर्थ हो जाते हो, सक्षम हो जाते हो। मध्य प्रदेश में हर बहन को लाडली बहना योजना की राशि का इंतजार रहता है। हालांकि सरकार की ओर से बहनों को भरोसा दिलाया गया है कि योजना जारी रहेगी, लेकिन कांग्रेस को बीजेपी की गेम चेंजर स्कीम पर हमले का मौका मिल गया है। इस योजना में बहुत बड़ी संख्या में महिलाओं के नाम भी काटे गए।
बजट की तो आज ये स्थिति है कि मुख्यमंत्री ने एक वर्ष में हर महीने कर्ज लिया है। ये राज्य के पहले मुख्यमंत्री हैं आजादी के बाद जिन्होंने हर महीने कर्जा लिया। दरअसल मोहन यादव अपनी सरकार के 1 साल पूरा होने पर उपलब्धियों का ब्यौरा दे रहे थे। महिला सशक्तिकरण योजनाओं की जानकारी देते हुए उन्होंने बताया 1,29,00,000 लाडली बहनों को अब तक 19,212 करोड़ रुपए दिए जा चुके हैं। मध्य प्रदेश में 26 लाख लाडली बहनों को 450 रुपए गैस रिफिलिंग के दिए जा रहे हैं। एमपी सरकार पहले ही साल भर में लगभग 2500 करोड़ का कर्ज ले चुकी है, लेकिन चुनाव में ये स्कीम गेम चेंजर साबित हो रही है। दिल्ली में मुफ्त बिजली पानी के बाद आम आदमी पार्टी ने भी महिलाओं को पैसे देने का दाव खेल दिया है, यानी वित्तीय बोझ के बाद भी सरकार बचाने के लिए योजना जारी रहने वाली है। जनहित में बात करेंगे अल्लू अर्जुन की। फिल्म पुष्पा 2 बॉक्स ऑफिस पर हर रोज कमाई के नए नए रिकॉर्ड बना रही है। इस बम्पर सफलता के पीछे की बड़ी वजह माना जा रहा है अल्लू अर्जुन का स्टारडम। लेकिन आज सुपरस्टार अल्लू अर्जुन रियल लाइफ में फिल्मी अंदाज में गिरफ्तार हो गए। हालांकि निचली अदालत के फैसले को पलटते हुए हाईकोर्ट ने उन्हें जमानत दे दी। अल्लू अर्जुन के वकील ने उनकी जमानत के लिए शाहरुख खान की फिल्म रईस की दलील दी। अब अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी के सियासी तार भी जोड़े जा रहे हैं। झुकेगा नहीं डायलॉग से फिल्मी पर्दे पर पूरे सिस्टम को हिलाने वाले पुष्पा राज यानी अल्लू अर्जुन आज गिरफ्तार हो गए। एक हाथ में चाय की प्याली और दूसरे हाथ से पत्नी स्नेहा रेड्डी को आश्वासन देते हुए अल्लू अर्जुन। ये तस्वीरें तब की हैं जब दोपहर करीब 12:30 बजे जुबली हिल्स में हैदराबाद पुलिस अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार करने पहुंची थी। पार्किंग में अल्लू अर्जुन और पुलिस की बातचीत में घर के अंदर की बात भी सामने आ गई। सुपरस्टार अल्लू अर्जुन ने आपत्ति जताई, लेकिन बावजूद इसके हैदराबाद पुलिस ने उन्हें हिरासत में लिया। फिर चिकड़पल्ली थाने ले जाकर उनका बयान रिकॉर्ड किया गया। इस दौरान अल्लू के फैंस का जमावड़ा थाने के बाहर जुट गया। हैदराबाद शहर के सेंट्रल जोन के पुलिस स्टेशन चिकड़पल्ली पुलिस स्टेशन के बाहर हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर फैंस भी बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँचे हैं। अगर हम सुरक्षा व्यवस्था की बात करें तो गेट को बंद कर दिया गया पुलिस स्टेशन के और अच्छी खासी तादाद में यहाँ पर पुलिस कर्मियों की तैनाती की गई है। आप देख सकते हैं यहाँ पर कैसे पुलिस कर्मियों ने रस्सी लगा रखी है। इसके बाद हैदराबाद पुलिस अल्लू को मेडिकल टेस्ट के लिए ले गई। वहाँ से उन्हें निचली अदालत में पेश किया गया। निचली अदालत ने अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेजने का फैसला सुनाया। अल्लू अर्जुन को 14 दिन की न्यायिक हिरासत के फैसले की वजह है उनकी सुपरहिट फिल्म पुष्पा 2। दरअसल 4 दिसंबर को हैदराबाद के संध्या थिएटर में पुष्पा 2 का प्रीमियर रखा गया था। अल्लू अर्जुन पर आरोप है कि वो संध्या थिएटर में बिना बताए पहुंच गए, जहां भारी भीड़ जमा होने से कई लोग जख्मी हुए और एक महिला की मौत हो गई थी। महिला की मौत पर अल्लू अर्जुन और उनकी टीम ने शोक जताया था। मृतक महिला के परिवार को 25 लाख रुपए की आर्थिक मदद का भरोसा दिया गया था। 4 दिसंबर को जिस महिला की भगदड़ में मौत हुई, उनके पति ने अभिनेता अल्लू अर्जुन के खिलाफ केस वापस लेने की मांग की है। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी में पुलिस का एक्शन भी सवालों के घेरे में है। संध्या थिएटर की ओर से बड़ा दावा किया गया है, जिसके मुताबिक उन्होंने एक्टर के पुष्पा 2 के प्रीमियर से 2 दिन पहले पुलिस को सूचना देकर सुरक्षा की मांग की थी। इसके बावजूद पुलिस ने इंतजाम नहीं किए। हैदराबाद में अल्लू अर्जुन के फैंस सड़कों पर हैं, तो दिल्ली से लेकर मुंबई में अल्लू के फैंस ने मोर्चा खोल दिया है। गलती सर की है ही नहीं। मूवी में देख के फैन पागल हुई, भगदड़ मची, सर की कोई गलती ही नहीं है। तो उनकी क्या गलती क्या है? उनकी पिक्चर ऐसी हिट है और ऑडियंस की मिस्टेक है। फर्स्ट डे फर्स्ट शो अगर वो जा रहे हैं तो इसमें उनकी कोई ऐसा तो मुझे तो नहीं लगता कि उनकी कोई गलती है। उनकी इंटेंशन नहीं थी तो उनकी गलती तो फिलहाल नहीं है, वो गए थे। बाकी जो और सिक्योरिटी अरेंजमेंट्स होती है यहाँ पे लूपहोल्स हम कह सकते हैं। सिल्वर स्क्रीन पर सिस्टम से लड़ने वाला अभिनेता आज असल जिंदगी में खाकी के शिकंजे में फंस गया है। अल्लू के चाहने वालों की दलील है कि जब बाबा से लेकर नेताओं की सभाओं में भगदड़ मचती है तो किसी बाबा और नेता की गिरफ्तारी नहीं होती, फिर अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी क्यों हुई?
अल्लू अर्जुन फिल्मी दुनिया के सुपरस्टार हैं, लेकिन उनके परिवार का सियासी रसूख भी काफी बड़ा है। साउथ के मेगास्टार चिरंजीवी से लेकर पवन कल्याण और रामचरण भी अल्लू के रिश्तेदार हैं। अल्लू के दादा अल्लू रामलिंगा तेलुगु इंडस्ट्री के मशहूर अभिनेता रहे। अल्लू अर्जुन के पिता अरविंद तेलुगु इंडस्ट्री के मशहूर प्रोड्यूसर और डिस्ट्रीब्यूटर रहे। अल्लू अर्जुन की बुआ सुरेखा सुपरस्टार चिरंजीवी की पत्नी हैं। चिरंजीवी के बेटे रामचरण अल्लू अर्जुन के कजिन हैं। आंध्र के डिप्टी सीएम पवन कल्याण और अल्लू अर्जुन के वो अंकल हैं। पवन कल्याण एनडीए का हिस्सा भी हैं और फिलहाल तेलंगाना में कांग्रेस की सरकार है। इस कार्रवाई को राजनीति से जोड़कर भी देखा जा रहा है। सीएम रेवंत रेड्डी आज दिल्ली में हैं। उनसे इस गिरफ्तारी को लेकर सवाल पूछा गया तो उन्होंने कोई सीधा जवाब नहीं दिया। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पे आप क्या कहेंगे? अल्लू अर्जुन को गिरफ्तार किया गया, आप क्या कहेंगे? और सीएम साहब मुस्कुराते हुए आगे बढ़ गए, लेकिन मामला कांग्रेस शासित राज्य का है, लिहाजा इस पर बीजेपी को बोलने का मौका मिल गया। गोरखपुर के सांसद और अभिनेता रवि किशन ने गिरफ्तारी के तरीके पर सवाल उठाए हैं। उनके छोटे बच्चों के सामने, उनकी धर्मपत्नी के सामने, बूढ़े माता पिता के सामने कपड़े पहनने तक नहीं दी और उनको तैयार होना और उनको ऐसे बिहेव करके लेके गए जैसे कोई टेररिस्ट है। तो क्या कांग्रेस प्रशासित हम कलाकार या जो भी यहाँ प्रतिष्ठित व्यक्ति है, नेशनल अवार्ड विनर है या पद्मश्री है, उसको कांग्रेस की सरकार में असुरक्षित रहना बहुत बड़ी साजिश है और इसको डेफिनेटली पता करना चाहिए ये क्यों हुआ। इतने बड़े कलाकार को जो आज इतनी मेहनत करके एक नाम कमाया, उसको आप खींच के पुलिस की गाड़ी में डाल के ले जा रहे हो जैसे कोई आतंकवादी है। वहीं केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर तेलंगाना सरकार पर हमला बोला है। वैष्णव ने कहा है कि कांग्रेस फिल्म उद्योग का सम्मान नहीं करती है। संध्या थिएटर में जो हादसा हुआ उसके लिए तेलंगाना की सरकार जिम्मेदार है। ये बड़े आरोप बीजेपी के बड़े नेताओं की ओर से अब लगाए जा रहे हैं। अल्लू अर्जुन की गिरफ्तारी पर सियासत भी तेज हो गई है। अश्विनी वैष्णव ने तेलंगाना की कांग्रेस सरकार पर जबरदस्त हमला बोला है। उन्होंने कहा है फिल्म उद्योग के लिए कांग्रेस पार्टी में सम्मान बिल्कुल नहीं है। थिएटर में हादसे के लिए राज्य सरकार पूरी तरह से जिम्मेदार है। फिल्मी हस्तियों पर हमले से बचे तेलंगाना सरकार, ये नसीहत भी दी गई है अश्विनी वैष्णव की ओर से। अल्लू अर्जुन को जमानत तो मिल गई है, लेकिन अभी भी वो जेल में हैं। आज की रात से जेल से बाहर वो आएंगे, ऐसी उम्मीद फिलहाल दिखाई नहीं दे रही है। हर एक जानकारी से जुड़ी हुई हर एक खबर एबीपी न्यूज आप तक पहुंचाता रहेगा। उधर आईटी इंजीनियर अतुल सुभाष के आत्महत्या के मामले में बेंगलुरु पुलिस ने जांच तेज कर दी है। पुलिस की एक टीम जौनपुर में अतुल सुभाष की पत्नी निकिता के घर पहुंची, लेकिन ना तो निकिता वहां मिली, ना ही उनका परिवार। सवाल सामने आ रहा है, क्या जांच के डर से पूरा परिवार फरार हो गया? 2 दिन पहले दिन में मां और बेटा मीडिया को धमका रहे थे, कैमरा ऑन करने पर धमकी दे रहे थे, लेकिन एफआईआर दर्ज होने के बाद सब बदल गए। जौनपुर में रात के अंधेरे में मां निशा सिंघानिया बेटे अनुराग सिंघानिया के साथ निकली। कहां गई किसी को नहीं पता। कानून की नजर में से फरार होना कहते हैं। नाम और नंबर तो दे दिया मेरे को। क्या हुआ आंटी? ये सब इसलिए हुआ क्योंकि बेंगलुरु पुलिस ने इंजीनियर अतुल सुभाष की आत्महत्या के मामले में जांच शुरू कर दी। बेंगलुरु पुलिस की एक 4 सदस्यीय टीम जौनपुर पहुंची, केस की डिटेल्स ली और फिर स्थानीय पुलिस के साथ जौनपुर में निकिता, निशा और अनुराग सिंघानिया के घर जा पहुंची। लेकिन घर के गेट पर ताला लगा था। पुलिस ने घर की दीवार पर पूछताछ में शामिल होने का नोटिस लगाया। नोटिस कन्नड़ और इंग्लिश दोनों भाषाओं में चस्पा किया गया। जो निकिता का नया आवास है, जहां पर निकिता की मां का भाई यहां रहा करते थे। टीम यहां पहुंची थी, उस टीम ने यहां नोटिस चस्पा की है। दरअसल इंजीनियर अतुल सुभाष ने सुसाइड से पहले वीडियो बनाया था, जिसमें आत्महत्या के लिए उकसाने को लेकर पत्नी निकिता, उनकी मां निशा और भाई अनुराग समेत 4 लोगों का नाम लिया था। इसी आधार पर अतुल के भाई ने बेंगलुरु में शिकायत की। हालांकि अतुल के पिता मामले की जांच की रफ्तार से संतुष्ट नहीं है। अभी कोई लड़की यदि फांसी लगा लेती तो पूरा परिवार गिरफ्तार हो जाता, उसके ऊपर धाराएं लग जाती। अभी तक उसका परिवार पर कोई तरह का कोई चार्ज नहीं है। वैसे मां और बेटे के अलावा निकिता का भी कुछ अता पता नहीं।
2 दिन से गायब है। हालांकि सूत्रों के मुताबिक निकिता का परिवार प्रयागराज में देखा गया, जहां वो हाईकोर्ट में अग्रिम जमानत याचिका दाखिल कर सकता है। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।